वेलकम बैक टू एमएसबीएस केमिस्ट्री क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, आज हम एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स चैप्टर स्टार्ट करेंगे और इसमें हम जानेंगे किस तरह से एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन हुआ और इससे रिलेटेड जितनी भी थ्योरीज होंगी उन सभी चीज़ों के बारे में। ओके, लेट्स स्टार्ट। देखिए, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में इसकी जो धारणा थी, इसकी जो हाइपोथेसिस थी, वो काफ़ी समय से देते हुए आए हैं। लगभग 500 बीसी के करीब के समय की बात है, तब ये डिविजिबिलिटी ऑफ मैटर की बात जो है इंडिया में बात कही गई थी। ओके, इन इंडिया लगभग 500 बीसी की बात है, तब ये बात इंडिविजुअल पार्टिकल की बात कही गई थी। अब इंडिविजुअल पार्टिकल होता क्या है? इंडिविजुअल पार्टिकल का मतलब होता है एक ऐसा पार्टिकल जो कि और छोटे छोटे पार्टिकल्स में नहीं तोड़ा जा सकता। ओके, और इन्हीं पार्टिकल्स को, ये जो पार्टिकल्स हैं आपके, इन पार्टिकल्स के बारे में या फिर इस मैटर के बारे में, मीन्स वो जो मैटर है उस मैटर की इनडिविजिबिलिटी, मीन्स वो मैटर तब तक तोड़ा जाए, मीन्स तब तक उसके डिविजिबिलिटी होने की टेंडेंसी, जहां पर एक स्टेज ऐसी आए जहां और फर्दर डिवीजन ना हो सके। तो उन्होंने इस, एक साइंटिस्ट थे, एक हमारे पुराने समय के जो कहे जाते थे महर्षि कनाड। महर्षि कनाड जो थे वो अपने समय के साइंटिस्ट थे। तो उन्होंने क्या कहा था कि जो मैटर होता है ना, उनको डिवाइड किया जाता है जब, मीन्स जो डिवाइडिंग मैटर होते हैं जिन्हें उन्होंने नाम दिया था पदार्थ। ओके, और वो जो पदार्थ होते हैं उनको हम स्मॉलर पार्टिकल्स में आसानी से तोड़ सकते हैं। ओके, लेकिन उसको तब तक तोड़ा जाए जब तक उसका फर्दर डिवीजन ना हो। फर्दर डिवीजन नॉट पॉसिबल। और जब ये स्टेट आएगी, जब ये स्टेट आने लगेगी फर्दर डिवीजन नॉट पॉसिबल की, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं एटम। मीन्स उनकी भाषा में इसको बोला गया परमाणु। परमाणु क्या होता है? इंग्लिश में उसको एटम कहा जाता है। तो परमाणु एक ऐसा छोटा पार्टिकल है जिसको फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता। वो भी किस में से निकाला गया है? किसी एक मैटर से निकाला गया है। किसी मैटर को तब तक तोड़ना है जब तक उसके छोटे से छोटे टुकड़े ना हो जाएं, और लास्ट में एक ऐसे स्टेज में आके रुकनी है जहां पर वो है फर्दर डिवीजन पॉसिबल ना हो। तो ये बात कही थी आपकी महर्षि कनाड ने कही थी। एक इंडियन फिलोसफर थे। ओके, और दूसरे एक थे इंडियन फिलोसफर जिनका नाम था पकुदा कात्यम। पकुदा कात्यम, इन्होंने भी अपनी बात कही थी। उन्होंने इन्हीं की बात को क्या किया? इलेबोरेट किया। इनकी बात को इलेबोरेट करने के बाद उन्होंने क्या कहा कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो कंबाइंड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। पार्टिकल्स एग्जिस्ट इन कंबाइंड फॉर्म, और जो बाद में क्या देते हैं? इट गिव्स वेरियस फॉर्म्स ऑफ मैटर्स। इनका कहने का मतलब ये था कि जब छोटे छोटे पार्टिकल्स एक साथ कनेक्ट होते हैं तो वो कई प्रकार के मैटर के रूप बनाते हैं। मीन्स मैटर का अगर फॉर्मेशन हुआ है तो इसी पार्टिकल्स की वजह से हुआ है, और यही पार्टिकल्स जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ कंबाइंड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, जिस वजह से किसी मैटर का एग्जिस्टेंस होता है। ये बात पाकुदा कात्यम ने कही थी। और तीसरी बात थी, एक थे आपके ग्रीक फिलोसफर थे। उन्होंने क्या कहा था? उनका नाम था डेमोक्रिटस और ल्यूसिपस। तो डेमोक्रिटस एंड ल्यूसिपस ने क्या कहा था कि जो मैटर को डिवाइड किया जाता है, जो डिवाइडिंग मैटर होता है, उस मैटर को तब तक डिवाइड कीजिए जब तक कि वो स्टेज ना आ जाए जिस स्टेज में कोई फर्दर डिवीजन ना हो। फर्दर डिवीजन ना हो, तो उस स्टेज तक आपको क्या करना है? उस मैटर को डिवाइड करना है। तो जब ये स्टेज आएगी तो डेमोक्रिटस ने इसी स्टेज को क्या कहा? इस पर्टिकुलर स्टेट ऑफ मैटर को या पर्टिकुलर स्टेट ऑफ पार्टिकल को उन्होंने कहा इंडिविजिबल पार्टिकल। और इन इंडिविजुअल पार्टिकल का नाम उन्होंने दिया एटम। ये बात कही थी डेमोक्रिटस ने। ओके,
अब ये जितनी भी बातें कही थी एटम्स के बारे में, ये बातें सिर्फ और सिर्फ थ्योरेटिकल बेस पे थी। एक्सपेरिमेंटल प्रूफ इसका लगभग 18th सेंचुरी तक भी इसका पॉसिबल नहीं था। टिल 18th सेंचुरी मीन्स एक्सपेरिमेंटल प्रूफ उसके बाद ही आया। एट द लास्ट ऑफ 18th सेंचुरी एक्सपेरिमेंटल प्रूफ देने के लिए एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था एंटोनी लवोसियर। एंटोनी लवोसियर जो थे, उन्होंने क्या किया, इन एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बारे में, इनके स्टडी को समझने के लिए, इनके जो प्रॉपर्टीज हैं उनको समझने के लिए कुछ केमिकल कॉम्बिनेशन के नियम दिए, जिनको हम कहते हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में इन्होंने दो प्रकार के लॉ दिए थे। एक दिया था इन्होंने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, और दूसरा जो लॉ दिया था इन्होंने लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन बोल सकते हैं, या लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। अब इन दो की फर्दर स्टडी हम करते हैं, जिससे हमें ये पता चलेगा कि कैसे एक जो केमिकल रिएक्शन होती है दो एटम्स के बीच में, वो केमिकल रिएक्शन कैसे टेक्स प्लेस करती है और उसमें क्या बदलाव आते हैं। आपका ये जो चैप्टर है 10th क्लास का बेस बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसीलिए इस चैप्टर को बहुत अच्छे से समझिए। देखिए होता क्या है, एक्चुअली एसिड और बेस की जब रिएक्शन होती है, कभी भी हम जानते हैं एसिड और बेस जब कभी रिएक्ट करता है तो क्या रिएक्शन होती है। उसके लिए हमें क्या होना चाहिए, पहले प्रीवियस नॉलेज होना चाहिए। ओके, प्रीवियस नॉलेज होगा तभी तो हम क्या करेंगे, जब एसिडिटी होगी उसके अगेंस्ट हम बेस का इस्तेमाल करेंगे। तो वही चीज़ यहाँ भी है कि अगर आप 10th में अच्छे से कोई टॉपिक समझना चाहते हैं तो उसके लिए 9th आपका बेस है। तो इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझिए। तो देखिए होता क्या है, सबसे पहला आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो लॉ ऑफ जो केमिकल कॉम्बिनेशन है, ये किन्होंने दिया था, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन दिया था लेवोसियर एंड जोसेफ फर्स्ट। जोसेफ फर्स्ट इन्होंने ये लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के बारे में दिया था। तो उसमें सबसे पहला लॉ हम पढ़ने वाले हैं वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। देखिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में हमें क्या देखना है। आप जानते हैं जब भी कोई रिएक्शन होती है, फॉर एग्जांपल ए प्लस बी गिव्स ए बी, ओके, या हम कह सकते हैं कोई ए बी है और उसने रिएक्शन किया तो ए प्लस बी का फॉर्मेशन हुआ है। ओके, तो आपसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के तहत क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्या आपने, चाहे इस एक्टिविटी की बात करें चाहे वाली एक्टिविटी की बात करें, इन दोनों एक्टिविटी में क्या इनका जो मास है उसमें कोई बदलाव आया, मीन्स इज देयर चेंज इन मास किसी के भी एक एलिमेंट में, मीन्स या तो ए एटम में या बी एटम में, या दोनों में, क्या मास का कोई परिवर्तन दिखा आपको जब आपका प्रोडक्ट साइड में रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ। तो इसको समझने के लिए एक एक्टिविटी करते हैं हम। ओके, देखिए एक्टिविटी में करना क्या है, आपको कुछ सैंपल इकट्ठा करना है, एक्स एंड वाई सैंपल्स। तो एक्स सैंपल में पहला सैंपल आपका कॉपर सल्फेट लगभग 1.25 ग्राम लीजिए इसको रिएक्शन करनी है आपको सोडियम कार्बोनेट के साथ, और जिसका है आपका 1.43 ग्राम। या फिर आप सैंपल लीजिए दूसरा BaCl2 जिसका 1.22 ग्राम लेना है आपको, और सोडियम सल्फेट के साथ इसकी रिएक्शन करवानी है, इट इज अबाउट 1.53 ग्राम। ओके, और जो तीसरा आपका सैंपल है वो है लेड नाइट्रेट का, जिसका ग्राम है आपका 2.07। ओके, और इसकी रिएक्शन आपको करानी है NaCl के साथ, जिसका आपका अमाउंट दे रखा है 1.17। चलिए, अब आपको बोला गया है कि इन सभी का एक एक करके हर पेयर का, पहला पेयर ये है, दूसरा पेयर, तीसरा पेयर, आपके पास 3 पेयर्स हैं, इन तीनों पेयर का आप टेस्ट कीजिए, और टेस्ट करने के बाद आप इसमें क्या देखिए, मास का बदलाव देखिए, क्या इसमें कोई मासेस में चेंज आया। तो आपको करना क्या है, किसी एक सॉल्यूशन को प्रिपेयर करना है, किसी भी एक सॉल्यूशन को, और सॉल्यूशन को प्रिपेयर करना है कितने में, आपको 5% सॉल्यूशन।
किसमें, इन वाटर। मीन्स आपको 5% सॉल्यूशन तैयार करना है इन दोनों को मिलाकर। इन दोनों का 5% आप सॉल्यूशन बनाएंगे वाटर में मिलाकर, और जो भी सॉल्यूशन आपका होगा उसको आपको क्या करना है, किसी कॉनिकल फ्लास्क में इकट्ठा करना है। फॉर एग्जाम्पल ये आपका क्या है, एक कॉनिकल फ्लास्क। ओके, और इस कॉनिकल फ्लास्क में आपको करना क्या है, आपको एक इग्निशन ट्यूब लेनी है, और उस इग्निशन ट्यूब में एक थ्रेड डालकर बांधकर उसको कॉर्क से क्या कर देना है, उसको टाइट कर देना है। और ये क्या आपका थ्रेड है। और ये जो आपका इग्निशन ट्यूब है उसमें सॉल्यूशन एक्स आपका लेना है, ये रहा सॉल्यूशन एक्स। और इसी तरीके से आपके पास यहाँ पर जो सॉल्यूशन है वो है आपका सॉल्यूशन वाई। तो मीन्स अगर आपको कोई भी एक पेयर उठाना है, फॉर एग्जांपल कॉपर सल्फेट और सोडियम कार्बोनेट का, तो कॉपर सल्फेट कहाँ पर होगा, इस जगह पे क्या होगा आपका कॉपर सल्फेट, और सोडियम कार्बोनेट इस जगह पर होगा। ओके, तो आपसे बोला क्या है कि पहले फ्लास्क को वे कीजिए बिना इस टेस्ट ट्यूब को हिलाए। ओके, और उसके बाद क्या करें, आप उसका वजन नापें। और उसके बाद दूसरी एक्टिविटी में आपको करना क्या है, थोड़ा सा टिल्ट करने के बाद आप इसके सॉल्यूशन को इसके साथ मिक्स करा दें, और मिक्स कराने के बाद आप दोबारा इस पूरे फ्लास्क को क्या करें, वे करें। ओके, तो बिफोर एंड आफ्टर दोनों के वेइंग क्या सेम है या डिफरेंट है। बिफोर का मतलब ये हो गया, ये है आपका बिफोर वाली कंडीशन। और आफ्टर की कंडीशन क्या होगी, आफ्टर की कंडीशन में कुछ ऐसा होगा कि आपकी अब ये जो टेस्ट ट्यूब है वो आपकी टेस्ट ट्यूब इसमें गिर गई है और दोनों का सॉल्यूशन बन गया है, और ये थ्रेड से लटका हुआ है। ओके, तो इसका मतलब अब ये आफ्टर की कंडीशन हो गई है। बताइए इन दोनों के मासेस में कोई बदलाव आएगा, कोई चेंज होगा या नहीं, ये आपको समझना है। तो देखिए होता क्या है ना, कि इन्होंने जो अपना लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दिया था, उन्होंने ये कहा था कि जो मास होता है वो ना ही बनाया जा सकता है और ना ही इसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ये बात कही थी उन्होंने। इसका मतलब एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। आपके पास ये जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन था उसको सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करते हैं, कॉपर सल्फेट प्लस सोडियम कार्बोनेट। ये जब दोनों रिएक्शन करेंगी, हम जानते हैं पॉजिटिव नेगेटिव एंड पॉजिटिव नेगेटिव, तो पॉजिटिव पार्ट कहाँ जाएगा, नेगेटिव के पास, तो ये क्या बनाएगा CuCO3, रह जाएगा आपका Na2SO4। मान के चलिए आपके पास रिएक्शन ये हुई है इस कॉनिकल फ्लास्क में, दोनों कॉनिकल फ्लास्क में, और दोनों के दोनों कॉनिकल फ्लास्क को कॉर्क की मदद से हमने क्या किया है, बंद किया हुआ है। ओके, तो ऐसे केस में क्या होगा, जो कॉपर सल्फेट की रिएक्शन कराएगा सोडियम कार्बोनेट के साथ, तो यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होने का मतलब ये हो गया कि एक सॉल्यूशन का जो सॉल्ट होगा वो दूसरे सॉल्यूशन का सॉल्ट को रिप्लेस कर देगा, तो इस वजह से यहाँ पे 2 बार रिप्लेसमेंट होता है, तो डबल डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। ओके, तो कॉपर कार्बोनेट की और सोडियम सल्फेट का फॉर्मेशन होगा। मान के चलिए आपका कॉपर सल्फेट दिया गया था एक्सपेरिमेंट में 1.25 ग्राम, तो हम लिखते हैं यहाँ पे 1.25 ग्राम, और सोडियम कार्बोनेट दिया गया था 1.43 ग्राम। ओके, तो ये था बिफोर रिएक्शन। आफ्टर रिएक्शन मान के चलिए आपके पास कॉपर कार्बोनेट का 1.75 ग्राम फॉर्मेशन हुआ है, तो आप बताइए कि आपके पास इस एक्स का क्या फॉर्मेशन होगा। तो इस प्रकार से इस एप्लीकेशन बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं ऐसे पूछे जाते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मासेस में। तो आपको ये देखना है कि इसका कितना मास होगा, तो आप क्या कर सकते हैं, समेशन करेंगे टोटल। अगर आप निकालना चाहें तो आप देखो सम ऑफ रिएक्टेंट, ओके, और ये क्या है, सम ऑफ प्रोडक्ट। तो कैसे करेंगे, सम ऑफ रिएक्टेंट इक्वल्स टू सम ऑफ प्रोडक्ट। ओके, तो यहां पर हम कैसे कर सकते हैं, सम ऑफ रिएक्टेंट कितना हो जाएगा, 1.25 प्लस 1.43, और सम ऑफ रिएक्टेंट में आपके पास 2 हैं, तो 2 में से एक की वैल्यू 1.75 है, एक की वैल्यू x है। ओके, तो ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 2.68 ग्राम। ये कितना आ जाएगा, 1.75 प्लस में x है, तो हम जानते हैं ये चीज वैल्यू इधर चली जाएगी, तो क्या हो जाएगी, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2.68 माइनस 1.75। जब 2.68 से 1.75 माइनस करेंगे तो ये वैल्यू आएगी लगभग 0.93। तो हम जान गए यहाँ पे जो रिएक्शन है आपके Na2SO4, यहाँ पे जो वैल्यू है वो है 0.93 ग्राम। तो आप एक बार देखिए इन दोनों को कैलकुलेट करके, तो वैल्यू आएगी 2.68 ग्राम।
रिएक्टेंट साइड में जो मास था इनका 2.68 ग्राम था, और प्रोडक्ट साइड में जब दोनों को आपने ऐड किया तो ऐड करने पर आपको इसकी वैल्यू कितनी मिली, 2.68 ग्राम। इसका मतलब रिएक्टेंट में जो मास है वो प्रोडक्ट के मास के क्या है, इक्विवेलेंट है। इससे ये पता चलता है कि जो मास होता है ना ही उसको नया मास जोड़ा जा सकता है उसमें, और ना ही जो मास उसमें था उसको उसका कोई हिस्सा उसमें से डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। तो इसका मतलब मास विल रिमेन ऑलवेज कांस्टेंट। तो ये बात कही थी आपकी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में, जो कि किन्होंने दिया था, लेवोजियर एंड जोसेफ प्रोस्ट ने दिया था। तो इसी तरीके से एक रिएक्शन जैसे आपके पास है बेरियम क्लोराइड वाली देख लेते हैं, क्योंकि हमने अभी एक के लिए पढ़ा था, बेरियम क्लोराइड वाली रिएक्शन को भी देखते हैं। तो देखिए क्या होगा, बेरियम क्लोराइड BaCl2 प्लस सोडियम सल्फेट के साथ इसकी रिएक्शन करानी थी। इसका ग्राम दिया गया था 1.22 ग्राम और इसका दिया गया था 1.53 ग्राम। ओके, और इससे क्या बनेगा आप जानते हैं, बेरियम पॉजिटिव में, क्लोराइड नेगेटिव में, सोडियम पॉजिटिव एंड सल्फेट नेगेटिव। तो पॉजिटिव पार्ट कहाँ जाएगा बेटा, नेगेटिव पार्ट में। तो क्या बन जाएगा, बेरियम सल्फेट BaSO4, और साथ में जो रह जाएगा वो क्या है, NaCl। बाकी बैलेंसिंग जब पूछा जाए तभी आप इसकी बैलेंसिंग कीजिएगा। ओके, अदरवाइज बैलेंसिंग इसमें नंबर नहीं काटते जब तक पूछा ना जाए। तो आपका ये वैल्यू इतनी दी गई है। प्रोडक्ट साइड में ये गया कि एक्स के वेट पता करना है आपको, और इसका जो ग्राम है 2 ग्राम मिला आपको टोटल। तो आपको फाइंड आउट करना है कि कितना ग्राम आपका यहाँ पे बनेगा। ओके, तो इसमें क्या है, आप इन दोनों को ऐड करोगे, सम ऑफ रिएक्टेंट तो 1.22 प्लस 1.53 इक्वल्स टू एक्स की वैल्यू प्लस करेंगे 2 ग्राम में, तो क्या आएगी इसकी वैल्यू, इट विल कम अप टू 2.75 ग्राम इक्वल्स टू एक्स प्लस 2। तो हम इसमें से माइनस करेंगे तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, 2.75 माइनस 2, ये वैल्यू आ गई आपकी 0.75 ग्राम। इसका मतलब हम जानते हैं यहाँ एक्स की वैल्यू 0.75 ग्राम होगी। अब आप 2 और 0.75 को ऐड करेंगे तो 2.75 आपका प्रोडक्ट साइड में है, और रिएक्टेंट साइड में भी आपका इन दोनों को मिलाकर 2.75 ग्राम निकलता है। तो इससे ये पता चलता है कि मास जो है वो आपका क्या है, कंजर्व्ड है, ना ही इसको बनाया जा सकता है ना इसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। इसी तरीके से जो तीसरा आपका था लेड नाइट्रेट की रिएक्शन PbNO3 होल ट्वाइस प्लस सोडियम क्लोराइड, तो इसमें आपका क्या हुआ, लेड क्लोराइड का फॉर्मेशन होगा और साथ में सोडियम नाइट्रेट बनेगा। ओके, वही पॉजिटिव नेगेटिव पार्ट। इसका जो लेड नाइट्रेट का वेट दिया था 2.7 ग्राम। ओके, और सोडियम क्लोराइड 1.17 ग्राम। PbCl2 का 2 ग्राम बनाया, तो बताइए एक्स की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे NaNO3 की, वही रिएक्शन कीजिए आप, तो इसकी वैल्यू जो निकल के आएगी 1.24 लगभग। तो ये जो है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहलाता है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास समझने के लिए आपको सिर्फ कुछ रिएक्शंस देखनी है कि कैसे होती हैं, मीन्स रिएक्शन का नॉलेज होना ज़रूरी है। जब दो कोई रिएक्शन कराते हैं तो सॉल्ट कैसे कैसे बनेंगे। इसके अलावा आपको नॉर्मल कैलकुलेशन आती है, पॉजिटिव नेगेटिव मीन्स प्लस और माइनस करना आता है, एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे किया जाता है, इक्वल्स टू के साइड। तो ऐसे क्वेश्चन इससे ज़्यादा जो टिपिकल क्वेश्चन होते हैं ऐसे ही बनते हैं, इससे ज़्यादा नहीं आते। ओके, जो दूसरा आपका लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन है दैट इज लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो देखिए लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन का मतलब क्या है, इसका दूसरा नाम क्या है, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, या फिर लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन भी इसको कह सकते हैं हम। देखिए इसको समझने के लिए आपको एक एग्जांपल देता हूं। एक्चुअली होता क्या है, आप जानते हैं कि जो वाटर होता है, मीन्स वाटर का फॉर्मूला आपका H2O। ओके, यदि आप इंडिया में हैं या फिर आप USA में हैं या आप दुनिया के किसी भी कोने में हैं, यदि आपको प्यास लगी है तो आप वाटर ही पिएंगे। ओके, और उस वाटर का जो फॉर्मूला होगा हमेशा H2O ही होगा, चाहे वो इंडिया में हो चाहे वो H2O USA में हो। कहने का मतलब ये है कि जो वाटर होता है अपने स्टेबल फॉर्म में कब एग्जिस्ट करता है, जब 2 पार्ट ऑफ हाइड्रोजन का हो और 8 पार्ट किसका हो, ऑक्सीजन का हो। ओके, मीन्स मॉलिक्यूलर मास ऑफ 1 हाइड्रोजन इज 1 एंड अदर हाइड्रोजन इज 1 ऑल्सो, तो 1 1 2 हो गया, और बाकी ऑक्सीजन का कितना होता है, 8 होता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये 2:8 रेशियो में हमेशा पाया जाएगा। वाटर को अगर एक्सिस्ट करना हो तो ये भी 2:8 में पाया जाएगा। मीन्स ये जो आपका कंपाउंड बना है H2O, एक जो मॉलिक्यूल है आपका, मीन्स एक कंपाउंड है जैसे अभी के लिए, तो इसमें जो आपका हाइड्रोजन होगा
उसका रेशियो 2 होगा और ऑक्सीजन का रेशियो 8 होगा, और ये जब होगा तभी ये वाटर के रूप में एग्जिस्ट करेगा। ओके, इसका मतलब दिस रेशियो इज कांस्टेंट, ठीक है ना। किसी पर्टिकुलर कंपाउंड की बात करेंगे तो ये पर्टिकुलर कंपाउंड चाहे कहीं भी पाया जाता हो, उनके जो ये एलिमेंट्स के जो रेशियोज होते हैं वो हमेशा कैसे होते हैं, एक डेफिनेट प्रोपोर्शंस में होते हैं, एक कांस्टेंट कंपोजिशन में, और उनका जो वैल्यू होती है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है। ओके, जैसे इस मान के चलिए आपके पास 9 ग्राम वाटर है। 9 ग्राम वाटर को जब आप डिकम्पोज करोगे तो उसमें से हमेशा ध्यान रखिए कि 1 ग्राम उसमें क्या निकलेगा, H2 निकलेगा, और बाकी जो 8 ग्राम होगा आपका वो क्या होगा, ऑक्सीजन होगा। इस बात का ध्यान रखें। ओके, तो इसका मतलब ये हो गया कि इसका कंपोजिशन हमेशा चेंज नहीं होता, कभी चेंज नहीं होता, हमेशा इसका कंपोजिशन सेम रहता है। ऐसे ही दूसरा एग्जांपल आपका हो गया अमोनिया का। ओके, अमोनिया का जो फॉर्मूला होता है दैट इज NH3। आप इसमें देख सकते हैं नाइट्रोजन जो होता है और जो हाइड्रोजन है उसका रेशियो कैसा है। नाइट्रोजन 14 के रेशियो में है और हाइड्रोजन 3 के रेशियो में है। ओके, क्योंकि एक नाइट्रोजन है, एक नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर मास दैट इज 14 एंड हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूलर मास 1 होता है, तो अमोनिया के में हाइड्रोजन 3 है, 3 से इंटू करके 3 आ गया इसका। तो इसका मतलब अमोनिया जहां भी एग्जिस्ट करेगा वो हमेशा 14:3 रेशियो में ही एग्जिस्ट करेगा, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन का रेशियो, ठीक है ना। तो प्रोस्ट जो थे ना, प्रोस्ट का कहना क्या था, अकॉर्डिंग टू प्रोस्ट उनका कहना था जो एक केमिकल सब्सटेंस होता है, कोई भी केमिकल जो सब्सटेंस होता है, जो एलिमेंट्स होते हैं उसमें, वो हमेशा क्या करते हैं, अपने एक डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास में रहते हैं। तो इसका मतलब प्रोस्ट ने इसकी डेफिनेशन ये कही थी, इन अ केमिकल सब्सटेंस द एलिमेंट्स आर always present in definite proportion by mass। क्योंकि हमने यहाँ पे मास को कंसिडर किया है, एटॉमिक मास इसका। ओके, मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास भी बोल सकते हैं इसको। तो इसके जरिए हमने समझा कि कैसे हम क्या कह सकते हैं, ये जो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन उसको समझ सकते हैं कि उसका फॉर्मूला कभी चेंज नहीं होता। इनकी जो एलिमेंट्स का जो रेशियो होता है हमेशा कैसा होता है, कांस्टेंट होता है, इसलिए उसको लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन भी कहा जाता है। 2 लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन पढ़ने के बाद अगला जो टॉपिक है हमारा, वो कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिसके थ्रू हम एटम्स को और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। ओके, तो हमने अभी तक जितनी भी कंडीशन पढ़ी है वो कंडीशन हमने किस चीज़ की पढ़ी है, एटम्स में जब एक दूसरे के साथ कॉम्बिनेशन होता है तो एक दूसरे कॉम्बिनेशन होने के बाद वो क्या बनाता है और उन दोनों का मास कैसा होगा, वही चीज़ें हमने अभी तक पढ़ी हैं। देखिए लगभग 1766 की बात है। 1766 में इंग्लैंड में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था जॉन डाल्टन। वो बॉर्न हुए थे 1766 में। उनका जो करियर था, 12 साल की उम्र में उन्होंने टीचिंग शुरू कर दी थी। वो टीचर थे और 19 साल की उम्र में आते आते वो एक स्कूल के प्रिंसिपल भी बन गए थे। मीन्स इनका दिमाग बहुत तेज था। उसके बाद इन्होंने अगले कुछ सालों में अपना जो है रुख मैनचेस्टर को मोड़ा और मैनचेस्टर में जाके किसी कॉलेज में जाके वो क्या पढ़ाने लगे, PCM सब्जेक्ट पढ़ाने लगे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स। और धीरे धीरे साथ साथ में उन्होंने कुछ रिसर्च करते रहे एटम्स के ऊपर। और जब उन्होंने रिसर्च अपनी पूरी की तो रिसर्च करने के बाद लगभग 1808 में उन्होंने एक थ्योरी दी जिसे हम नाम से जानते हैं डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। किस नाम से जानते हैं, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के नाम से जानते हैं। अब डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के अकॉर्डिंग होता क्या है, हमें ये समझना है कि डाल्टन ने जो है एटॉमिक थ्योरी क्यों दी थी, और डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी के अनुसार क्या एटम जो होता है वो और छोटे हिस्सों में नहीं तोड़ा जा सकता, या फिर एटम ही सबसे छोटा हिस्सा होता है किसी भी मॉलिक्यूल का या किसी भी मैटर का। ओके, तो उन्होंने ये कहा था कि जो एलिमेंट्स होते हैं या फिर कंपाउंड्स होते हैं, या यूँ कहो कि चाहे कोई मिक्सचर ही क्यों ना हो, ये सभी के सभी जो आपके मैटर हैं ये आपके स्मॉल स्मॉल पार्टिकल के कंपोज्ड होते हैं। दीज आर कंपोज ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। तो ये जो स्मॉल पार्टिकल्स इनके अंदर कंटेन होते हैं, यही स्मॉल पार्टिकल्स क्या कहलाते हैं, एटम कहलाते हैं, उन्होंने कहा था।
मीन्स एटम, एक एटम दूसरे एटम के साथ कंबाइन होने के बाद वो एक एलिमेंट या एक कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा। ओके, तो उनकी थ्योरी में कुछ पोस्टुलेट्स थे, तो आज हम इसको पोस्टुलेट को अच्छे से डिफाइन करते हैं। देखिए पोस्टुलेट में क्या कहा था उन्होंने, सबसे पहला पोस्टुलेट था कि जितने भी मैटर होते हैं, ऑल मैटर जो होते हैं वो क्या होते हैं, टाइनी टाइनी पार्टिकल्स के बने होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स से, और इन्हीं पार्टिकल्स को हम कहते हैं एटम। ऐसा कहा था उन्होंने पहले पोस्टुलेट में। दूसरा पोस्टुलेट उन्होंने क्या कहा था, जो एटम्स होते हैं वो इनडिविजिबल पार्टिकल्स होते हैं, मीन्स इनको अब फर्दर डिवीजन नहीं किया जा सकता, मीन्स दीज आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स। इनडिविजिबल पार्टिकल्स होने की वजह से ये कहते थे कि इट कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। ओके, ना इसको बनाया जा सकता है ना इसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, ये बात इन्होंने इससे कही। अब जो तीसरा पोस्टुलेट था उन्होंने ये कहा कि जो किसी भी गिवन एलिमेंट का जो एटम होता है, एटम ऑफ अ गिवन एलिमेंट, ठीक है, वो क्या होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं। अब इसका कहने का मतलब क्या है, आइडेंटिकल का मतलब ये हो गया कि जो एलिमेंट आपको दिया गया है मे बी वो हमेशा क्या होते हैं, किसी भी गिवन एलिमेंट के आइडेंटिकल मासेस के आइडेंटिकल हो सकता है, या उसके केमिकल प्रॉपर्टीज उनकी क्या हो सकती है, आइडेंटिकल हो सकती है। ओके, जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले वाटर का एग्जांपल, अमोनिया का एग्जांपल पढ़ा था, उसी तरीके से। तो आप चौथा जो उन्होंने पोस्टुलेट कहा था वो क्या कहा कि जो डिफरेंट एलिमेंट्स होंगे, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, उनका जो बिहेवियर होगा वो आइडेंटिकल नहीं होगा, वो कैसा होगा, डिफरेंट होगा। इसका मतलब उनका मास डिफरेंट होगा और उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी वो भी क्या होंगी, डिफरेंट होंगी। इसका मतलब यदि मैं आपसे बोलूं यहाँ पे वाटर और अमोनिया क्या दोनों सेम है, तो हम बोलेंगे ना ही इसका मास मैच हो रहा है और ना ही इसका क्या हो रहा है, केमिकल प्रॉपर्टी मैच हो रही है दोनों की। इसीलिए ये दोनों क्या होंगे, इन दोनों के जो एटम्स, ये जो डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट आपको दिख रहे हैं, इनके जो एटम्स होंगे वो डिफरेंट होंगे। और अगर वाटर को वाटर से ही कंपैरिजन करता हूं तो इसमें दोनों का मास भी सेम है और दोनों की केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम है। इसका मतलब चाहे इस वाटर की बात करें चाहे इस वाटर की बात करते हैं, दोनों में एटम्स का जो अरेंजमेंट होगा वो सिमिलर होगा। और अगर हम इन दो अदर एटम्स की बात करते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स हैं, तो इसमें वाटर की प्रॉपर्टी और मास अलग होगी अमोनिया के कंपैरेटिवली। ओके, तो यही बात तीसरे और चौथे पोस्टुलेट में कही गई थी। पांचवा जो पोस्टुलेट कहा था उन्होंने वो क्या कहा था, जो एटम्स होते हैं वो कंबाइन होते हैं एक मासेस के रेशियोज में, किस फॉर्म में, होल नंबर के रेशियो में। तो उन्होंने कहा था एटम कंबाइन इन रेशियो ऑफ मासेस ऑफ होल नंबर टू फॉर्म कंपाउंड। कंपाउंड बनाने के लिए एटम्स एक दूसरे के साथ एक पर्टिकुलर रेशियो में कंबाइन होते हैं और वो रेशियो उनका होल नंबर रेशियो होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें, होल नंबर रेशियो मीन्स 1 2 3 एंड सो ऑन, इसे हम होल नंबर कहेंगे। ओके ना स्टूडेंट, तो 0, तो इससे क्या होता है कि एटम जो होता है अपने होल नंबर रेशियो में हमेशा एग्जिस्ट करता है। ओके, तो इसका मतलब हम ये नहीं कह सकते कि हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, हम कह सकते हैं सिर्फ 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, या हम इसको नॉर्मली H2 करके इंडिकेट करते हैं। ऐसे ही जो छठा उन्होंने पोस्टुलेट दिया था और आखिरी पोस्टुलेट उन्होंने कहा था, जो रिलेटिव नंबर होते हैं और अलग अलग प्रकार के जो एटम होते हैं, ठीक है ना, किसी भी अलग अलग प्रकार के एटम और उनके जो रिलेटिव नंबर होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, वो हमेशा कांस्टेंट होते हैं किसी भी कंपाउंड में। इसका मतलब हो गया कि रिलेटिव नंबर एंड काइंड ऑफ एटम आर कांस्टेंट, ठीक है, इन कंपाउंड। कंपाउंड में किसी भी कंपाउंड की अगर हम बात करते हैं तो उसमें जो रिलेटिव नंबर ऑफ और जो उनकी काइंड ऑफ एटम्स होते हैं वो हमेशा कांस्टेंट होते हैं। जैसे मैंने आपको कंपाउंड अभी बताया, अमोनिया का कंपाउंड, एक दूसरा कंपाउंड और कोई ले लेते हैं, जैसे वाटर ही ले लेते हैं। आप देखिए एक अदर कंपाउंड है, ये अदर कंपाउंड है, इसमें देखिए रिलेटिव नंबर ऑफ काइंड। अगर आप दूसरे कंपाउंड अमोनिया के साथ इसकी रिएक्शन इसका अगर कंपेरिजन करेंगे तो नाइट्रोजन की क्वांटिटी सेम और हाइड्रोजन की क्वांटिटी आपको सेम मिलेंगी। और इसका मतलब ये इट इज इन द फॉर्म ऑफ होल नंबर रेशियो के फॉर्म में है। ओके, इसी तरह से अगर वाटर की बात करते हैं तो वाटर, एक वाटर और दूसरा सैंपल वाटर का, दोनों में जो कंपोजिशन होगा हमेशा कांस्टेंट होगा। वाटर का रेशियो अगर यहाँ 2:8 में है तो यहाँ भी वाटर का रेशियो 2:8 ही होना चाहिए। यहाँ पे बदल के 1:5 नहीं हो सकता या कुछ और नहीं हो सकता। ओके, तो ये बात लास्ट वाले टॉपिक का कहना था, मीन्स
पोस्टुलेट 6 का एक बोलना था कि जो रिलेटिव नंबर होते हैं और जो काइंड ऑफ एटम होते हैं हमेशा कांस्टेंट होते हैं किसी कंपाउंड में। ओके, उनका रेशियो कभी चेंज नहीं होता। अमोनिया अगर NH3 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तो हमेशा अमोनिया NH3 के ही रूप में एग्जिस्ट करेगा। आज के लिए इतना ही टॉपिक रखते हैं। आई होप कि आज का टॉपिक आपको ठीक से समझ में आया होगा। इस टॉपिक को आप अच्छे से रिवाइज कीजिए। टिल देन कीप डूइंग वर्क हार्ड।